बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाली वीडियो में हम थ्योरी में से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला पेश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि what is the difference between uniform and variable velocity? From the explanation of variable velocity, define acceleration. Give SI units of velocity and acceleration. सबसे पहली बात ये पूछी है कि यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, और फिर वेरिएबल वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन से एक्सेलरेशन को डिफाइन करें, और फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के SI यूनिट्स बताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी पे। तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में जो फ़र्क हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करेंगे डेफिनेशन से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या मुराद है? अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है तो समझ लें कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, वो 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर अगले 5 सेकंड्स के अंदर फिर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, फिर अगले 5 सेकंड में दोबारा से 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। तो यूं उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी। जबकि दूसरी तरफ वेरिएबल वेलोसिटी से मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं कर रहा। यूं समझ लें कि 5 सेकंड्स में उसने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, अगले 5 सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, और अगले 5 सेकंड में 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो इस तरह उसकी जो वेलोसिटी है वो एक जैसी नहीं रही, इसीलिए उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कह रहे हैं। वेरिएबल का मतलब होता है एक जैसा ना रहना, तब्दील होते रहना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस दौरान एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ से हम इस एक्सप्लेनेशन में से हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनाने के लिए कामयाब हो गए। तो फिर वेलोसिटी में आने वाली चेंज को, यानी वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब बात कर लेते हैं यूनिट्स की। वेलोसिटी जो है इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो है ये वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, इसलिए इसका मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट वाज इट। क्वेश्चन नंबर 3.2। An object is thrown vertically upward. Discuss the sign of the acceleration due to gravity relative to its velocity while the object is in the air. एक ऑब्जेक्ट है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, उसका जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी उसको डिस्कस करना है रिलेटिव टू इट्स वेलोसिटी, जबकि ऑब्जेक्ट जो है उस दौरान एयर के अंदर ही है। सो हमारी जो बात है वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, When an object is thrown vertically upward, जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है उसको नेगेटिव लिया जाता है, और उसके नेगेटिव लेने की वजह यह है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। लेकिन जब वही ऑब्जेक्ट, when the same object is freely falling, जब वही ऑब्जेक्ट ऊपर से अपना एक राउंड मुकम्मल करके नीचे फॉल कर रहा होता है तो उसका जो साइन ऑफ एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इससे मुराद ये हुई कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन से के अपोजिट जा रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम नेगेटिव लेंगे, लेकिन जब वो ज़मीन की तरफ गिर रहा हो तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ प्लस और माइनस लगाया गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को। जब ऑब्जेक्ट जो है जमीन की तरफ फॉल कर रहा है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट जमीन से अवे जा रहा हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3.3। Can the velocity of an object reverse direction when acceleration is constant? If so, give an example.
क्या ऐसा मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए जबकि उसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ना हो? अगर ऐसा है तो इसकी एग्जांपल दी जाए। भाई ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहते हुए भी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। वो कैसे? जब एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं एक बॉल की, एक बॉल को हमने यू अपवर्ड थ्रो किया, तो जो ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है तो ग्रेविटी की वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम होती है। फिर क्या होता है? फिर जो मैक्सिमम हाइट है वहां जाकर ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है, वहां तक जाते जाते उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है और जीरो हो जाती है। जब रुकता है तो फिर नीचे की तरफ फ्रीली फॉल करता है। तो जब नीचे की तरफ फ्रीली फॉल कर रहा होता है तो उस दौरान उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया। देखा आपने, पहले नीचे से ऊपर गया, फिर मैक्सिमम हाइट पे रुका और फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया? अपोजिट। लेकिन इस सारी जो है मूवमेंट के दौरान, इस सारी मोशन के दौरान जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन थी, दैट वाज बेसिकली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई और वो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रही। प्लस और माइनस जरूर हुई, अपोजिट और पॉजिटिव जरूर हुई, लेकिन इस दौरान उसकी वैल्यू कांस्टेंट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है उसके कांस्ट एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हुए भी। जैसा कि मैंने मिसाल दी है एक ऑब्जेक्ट जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, इस दौरान जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड है और वो कांस्टेंट है। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3.4, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इफ इट्स स्पीड इज चेंजिंग। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है चाहे उसकी स्पीड जो है वो बदलती रहे। An object can have a constant speed even if its velocity is changing. एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बेशक उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे। तीसरी बात है an object can have zero velocity even if its acceleration is not zero. एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। और एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है और उस दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो सकती है। इन सारी स्टेटमेंट्स को जब हम गौर से देखते हैं और अगर हमें इनमें से एक को चूज करना हो कि जो सबसे ज्यादा करेक्ट है तो वो है ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है? एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहे चेंज हो रही हो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, लेट्स सपोज कि ये कार है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इस दौरान उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन सर्कल के हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो अब जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। अब स्पीड, लेट्स सपोज कि उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है और ये कांस्टेंट है एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो स्पीड तो फिर यूनिफॉर्म हो गई, लेकिन उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, लिहाजा उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो फिर इससे मुराद ये हुई कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट हो, वो चेंज हो सकती है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी फिगर डायग्राम दिखाई हुई है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर throws ball straight up with initial velocity vi and at the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है, वो ऊंची जगह खड़ा है, टावर पे, पहाड़ी पे, और उसके पास दो बॉल हैं। एक हाथ से वो एक बॉल नीचे फेंकता है जबकि दूसरे हाथ से वो बॉल जो है ऊपर थ्रो करता है। पूछा गया है कि जब वो बॉल जमीन की तरफ आ रहे होंगे उनमें से किस बॉल की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी? तो इसका आंसर है कि दोनों बॉल जो है जमीन की तरफ एक ही स्पीड के साथ गिरेंगे और जमीन को एक ही स्पीड के साथ हिट करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है यहां से फेंका जाता है
इस हाइट से, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से अपवर्ड थ्रो किया जाता है। तो ये वाला बॉल जब एक पूरी फ्लाइट मुकम्मल करके, एक पूरा चक्कर मुकम्मल करके जब यहाँ पे पहुंचता है उस हाइट के बराबर जहां से दूसरा बॉल जो है वो नीचे की तरफ फेंका गया था, तो फिर उसकी स्पीड वही हो जाएगी, वो हो चुकी होगी जो इसकी थी। इसकी कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी की गई हैं कि यहाँ पर पहुंचकर उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल फिर जीरो हो जाएगी और पहले जैसी हो जाएगी या फिर दूसरे बॉल जैसी हो जाएगी। और जब हाइट एक जैसी हो गई तो फिर इसने जो ऊपर वाला जो इसने फासला डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये उसमें से मिनिमाइज हो जाएगा। तो जब इन दोनों की पोजीशन सेम हो गई, जब ये वाला बॉल ऊपर से होकर जब पहले वाले बॉल की जो फ्लाइट की जो मोशन थी वहां जब पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड भी वही हो चुकी होगी। और फिर यहाँ हमने कैलकुलेशंस के जरिए भी दिखाया हुआ है कि यहाँ इस पॉइंट पे दोनों का, उसके हाथ से लेकर यहाँ तक का दोनों का डिस्टेंस सेम है, और अगर इस पॉइंट पर हम उसकी स्पीड निकालें तो दोनों दफा एक ही स्पीड आएगी, जिससे पता चला कि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम ऊपर फेंका था और एक ऑब्जेक्ट को हमने जमीन की तरफ फेंका था, वो दोनों बार अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो जमीन की तरफ आ रहे होंगे तो जमीन को एक ही जैसी स्पीड के साथ हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। दैट वाज इट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर। कुछ सर्कमस्टांसेस बताने हैं हमने जिसमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसका जो एक्सेलरेशन है वो होते हैं पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फिर v is 0 but a is not 0, a is 0 but v is not 0। 4-5 हमारे पास सिचुएशंस हैं, इनमें से कोई सी 2 या 3 जो है वो पेपर में पूछी जा सकती हैं। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि कार है, बेसिकली उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए ये 4-5 चीजें। सबसे पहली बात, दोनों किस वक्त पैरेलल होंगी। याद रखें, जब एक गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे जा रही होती है और उसकी स्पीड भी बढ़ रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है उसकी स्पीड, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। इस दौरान उसकी स्पीड और उसका जो एक्सेलरेशन है दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। लेट्स सपोज ये एक गाड़ी है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है विद स्पीड v। अगर इसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन की स्पीड भी उस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो भी वही होगा जो स्पीड का डायरेक्शन होगा। तो इस दौरान ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ पैरेलल। लेकिन जो ही हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। जो ही स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब के बार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी आगे की तरफ जबकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या हो गई, क्या नाम है आपका, एंटी पैरेलल। तो इस तरह एक गाड़ी को जब ब्रेक लगाई जाती है तो उस दौरान वो दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हो जाती है। तीसरी चीज क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कब ऐसा होगा कि एक गाड़ी की जो वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे, ये उस वक्त होगा जब एक गाड़ी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी। जैसे यहाँ दिखाया गया कि गाड़ी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट, जबकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। वो इस वजह से कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इस गाड़ी के ऊपर, जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। लिहाजा हम यहाँ कह सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है, एक गाड़ी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। चौथी बात, इसका पार्ट 4 कुछ इस तरह से है, v is 0 but a is not 0। ऐसा कब होगा कि वेलोसिटी 0 हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। और पांचवा पार्ट ये है कि a 0 but v is not 0। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये है कि जब एक चलती हुई गाड़ी को जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अच्छा, अब जब गाड़ी रुक जाती है उस दौरान उसकी वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है क्योंकि रुक जाती है, लेकिन उस दौरान उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है और वो 0 नहीं होता। तो फिर केस नंबर 4 के लिए ये है कि जब एक गाड़ी, चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाई जाती है और जब वो रुक जाती है तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी 0 जबकि एक्सेलरेशन अपोजिट है और वो 0 नहीं होता। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 4 है, a 0 but v is not 0। ऐसा कब होगा कि एक्सेलरेशन 0 हो
लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो। तो ऐसा होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे हमने पिछले सवाल में पढ़ा कि जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, वो जीरो होता है। लेट्स सपोज फॉर दिस वैन, फॉर दिस कार, when it is moving with uniform velocity, there will be no change in its velocity and there will be no acceleration produced in it. Question number 3.7 कुछ इस तरह से है, motion with a constant velocity is a special case of motion with constant acceleration. Is this a true statement? Discuss. Motion एक ऑब्जेक्ट है, उसकी velocity constant है, तो क्या उसका acceleration भी constant होगा और क्या ये कोई स्पेशल केस में ऐसा होगा? इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? क्या ये सही स्टेटमेंट है? डिस्कस करें। अच्छा, पहली बात तो ये बताता चलूं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक हिंट आपको देता चलूं कि जब भी किसी स्टेटमेंट के ट्रू, फॉल्स, यस और नो का पूछा जाए और आखिर में कहा जाए गिव एन एग्जांपल या डिस्कस इन डिटेल या इफ पॉसिबल गिव एन एग्जांपल, तो इस तरह की चीज़ों में इसका मतलब ये होता है कि हमें एक हिंट दिया जा रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल है और इसका जवाब यस में है। लेकिन अगर ये ना पूछा हो कि डिस्कस इन डिटेल, इफ पॉसिबल गिव एन एग्जांपल, ये वाली बातें ना हो तो इसका आंसर नो में होता है। सो दिस वाज अ क्लू फॉर यू। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कैसे? लेट्स सपोज कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, अब एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, दूसरे पे भी 30, तीसरे पे भी 30। तो पहले पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, दूसरे पे भी जीरो और तीसरे पे भी जीरो। तो जीरो चेंज तो नहीं हो रहा ना, जो चीज चेंज ना हो उसको कांस्टेंट कहते हैं, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। तो जो 0 0 0 चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। सो दिस इज अ स्पेशल केस कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो। लेट्स सपोज दिस इज अ कार एंड दिस इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे मैंने पहले कहा। तो फिर इस सूरत में यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जिसको हम दूसरा नाम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जीरो। और अगर वेलोसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी तो एक्सेलरेशन भी थ्रू आउट जीरो रहेगा और उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होगी। इसी वजह से हम उसको कांस्टेंट कहेंगे एंड दैट इज अ स्पेशल केस। क्वेश्चन नंबर 3.8, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स for a given time and state law of motion in terms of momentum. अच्छा जी, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाई है और उसके मोमेंटम में जो चेंज आया है वो बताया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर जो लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन किसको कहते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो बताया जाए। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ गिवन फोर्स। तो हम चीज़ों को सबसे पहले ले लेते हैं एक्सेलरेशन। हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है vi, उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है और उसका जो एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए, t के लिए, और उसकी वेलोसिटी बदल के vf हो जाती है। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? a = vf - vi/t, और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F = ma। तो यहाँ से a क्या होगा? F/m। इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर ले। तो इस a की जगह क्या आ जाएगा? F/m = vf - vi/t। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो f क्रॉस t है ये एक तरफ चला जाएगा और m vf - vi एक तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ मैस को मल्टीप्लाई करना चाहें, सिर्फ मैस दूसरी तरफ चला जाए, तो बाकी क्या बचेगा? F = mvf - mvi/t। मैथ दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब देखा जाए गौर से तो mvf क्या होता है? मैथ इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल मोमेंटम होगा। इनटू mvi क्या है? मैथ इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम। दरमियान में क्या है? माइनस। तो इसका मतलब है ये क्या, ऊपर क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम, और नीचे क्या? टाइम। तो फिर इसका और लेफ्ट साइड पे क्या है? फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाइड अपॉन एन ऑब्जेक्ट is basically and numerically equal to change in momentum per unit time। तो ये है वो जो बात उसने कही थी, जो state law of motion in terms of momentum। तो इसका मतलब ये हुआ the time rate of change of momentum of an object is equal to the applied force। And this was very interesting question basically। Question number 3.9, define impulse and show that how it is related to linear momentum।
डिफाइन किया जाए इंपल्स को और बताया जाए कि ये किस तरह से लीनियर मोमेंटम के साथ रिलेटेड है। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट रोड। अच्छा जी, सबसे पहले हम इंपल्स की डेफिनेशन बता देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। अच्छा, अब यूं मैं समझाता हूं कि अगर दो लोग खड़े हैं और दो चार लोग जो है वो एक ग्रुप की शक्ल में खड़े हैं और दो दोस्त जो हैं एक दूसरे की तरफ जो है एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, तो जो आगे वाला है वो अगर अचानक किसी दूसरे शख्स को टकरा जाता है तो वो जो टकराने का टाइम होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, हार्डली हाफ अ सेकेंड। उस दौरान बहुत ज्यादा फोर्स वो जो है वो उस खड़े शख्स के ऊपर जो है वो लगा रहा होता है, जिसकी वजह से बाद वो गिर भी जाता है। तो वो जो टाइम होता है, उस टाइम के दौरान जो फोर्स लगाता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है, उसको इंपल्स कहते हैं। अच्छा जी, अब मैथमेटिकली इंपल्स इज इक्वल टू द फोर्स इनटू टाइम। वो फोर्स जो एक शख्स लगाता है इनटू टाइम, वो टाइम जिस दौरान वो फोर्स लगती है। सो इन दोनों चीजों का जो प्रोडक्ट है उसको हम इंपल्स कहते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से हम देख के आए हैं न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम से कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, mvf माइनस mvi ओवर टी, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इस f की जगह हम क्या रखेंगे, mvf माइनस mvi ओवर टी क्रॉस ये वाला ऊपर वाला t। अब ये t से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, mvf माइनस mvi। अब ये mvf क्या है, फाइनल मोमेंटम, माइनस mvi क्या है, इनिशियल मोमेंटम, और दरमियान में चेंज माइनस किस चीज को शो करता है, चेंज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स जो है that is basically equal to the change in momentum. So this is a statement thus that the impulse of an object, yeah, impulse due to a force is numerically equal to the change in momentum of an object. That is it. Question number 3.9. State the law of conservation of linear momentum, pointing out the importance of isolated system. Explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated. सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है लीनियर मोमेंटम, उसकी डेफिनेशन बतानी है आइसोलेटेड सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, और फिर बताना है कि ऐसा क्यों है कि ज़्यादातर जो सिस्टम्स हैं उसमें जो explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated. even के कुछ systems ऐसे होते हैं जो completely isolated नहीं होते, लेकिन उन दौरान भी ये जो law है बहुत ज़्यादा useful है। in other words हमने applications of law of conservation of लीनियर मोमेंटम बताना है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम LCM भी कहते हैं। एक तो वो दूसरा होता है ना LCM मैथ वाला, ये फिजिक्स वाला LCM है। अच्छा, आज इसकी डेफिनेशन क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब यूं समझ लें कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलिजन से पहले उनका कुछ मोमेंटम था और कोलिजन के बाद उनका कुछ मोमेंटम था। तो हम इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और फिर उसको जब हम सम अप करते हैं तो उसको हम यूं कहते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अच्छा जी, अब द लॉ इज सक्सेसफुली अप्लाइड ऑन, वो जो उसने पूछा था कि कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है लेकिन उनमें भी ये वाला लॉ जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, द मोशन ऑफ द रॉकेट। द मोशन ऑफ द रॉकेट जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो उस दौरान भी ये जो लॉ है ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, यानी एक्शन और रिएक्शन की सेंस में हम यहाँ इसको देख रहे हैं। दूसरा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये हमने डिटेल में ये वाला टॉपिक पढ़ा था। दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स m1 m2 और इनकी वेलोसिटीज हैं u1 u2, और फिर ये बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन है और आफ्टर कोलिजन है। इसके ऊपर हमने डिटेल में लेक्चर दे चुके हैं। तो इस दौरान भी हम ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसको मद्देनजर रखते हैं। और तीसरी चीज थी द फायरिंग ऑफ गन निग्लेक्टिंग द फ्रिक्शनल फोर्सेस। जब हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट करके वो जो गन का जो फायर करना है उसको देखते हैं, तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि इसमें बुलेट एक तरफ और जो गन है वो दूसरी तरफ रिकॉइल करती है। अच्छा, अब इसमें आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता चलूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, उसके अंदर चाहे जो मर्जी होता रहे, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जी,
क्वेश्चन नंबर 3.11, explain the differences between elastic and inelastic collisions, explain how would a bouncing ball behave in each case, give plausible यानी believable reasons for that for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन को एक तरफ रखेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन को दूसरी तरफ रखेंगे, और इनमें जो चीज़ें कॉमन हैं और जो चीज़ें डिफरेंस हैं वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें टोटल मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहता है। अच्छा, अब इन इलास्टिक कोलिजन में भी टोटल मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, ये कॉमन चीज होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। लेकिन और एक और चीज, टोटल एनर्जी जो है, ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और फिर दोनों का जो सम है जिसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं, वो भी कंजर्व रहती है। लेकिन इस दौरान इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, ऑल दो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहती है, और फिर इस तरह ओवरऑल जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो इसकी वजह क्या है कि कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक जो टोटल एनर्जी है एक सिस्टम की वो कंजर्व रहती है, ऑल्दो वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है, जैसे साउंड में, हीट में और डीफॉर्मेशन में। अच्छा जी, उसके बाद द फोर्सेस ड्यूरिंग दिस कोलिजन आर कंजर्वेटिव। इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन को कहते हैं जिसमें जो फोर्सेस हैं वो कंजर्व रहती हैं, यानी उनकी वजह से टोटल जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन्स को कहते हैं जिस दौरान जो फोर्सेस हैं वो कंजर्व नहीं रहती, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस। एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन इज द मूवमेंट ऑफ द स्विंगिंग बॉल। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो एक जो स्विंगिंग बॉल है उसका जो मूवमेंट होता है उसको हम इलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है इन इलास्टिक कोलिजन की वो है ऑटोमोबाइल का कोलिजन, यानी दो गाड़ियों का आपस में जो है वो टकराना। तो उस दौरान आप देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व नहीं रहती, दैट इज वाई कि उस कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। अब बात करेंगे बाउंसिंग बॉल की। इलास्टिक कोलिजन में अगर एक बॉल को हम यहाँ से यानी 2 मीटर की हाइट से अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो ज़मीन को टकराने के बाद तकरीबन उसी हाइट तक आ जाता है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें अगर हम 2 मीटर की हाइट से बॉल को छोड़ते हैं तो वो 1 मीटर तक भी वापस नहीं आता, बल्कि बाद औक़ात तो 1 इंच भी ऊपर जो है वो बाउंस बैक नहीं करता, क्योंकि उस दौरान उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ये है ये एक बाउंसिंग बॉल, जिसमें एक लड़का जो है अगर एक बॉल को ज़मीन पे मार्बल फ्लोर पे अगर उसको बाउंस करवाएगा तो ऑलमोस्ट वो उसी हाइट पे आएगा। लेकिन अगर सैंडी फ्लोर यानी रेत वाले फ्लोर पे अगर उसको हम फेंकेंगे तो वो जो है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रेत में यानी सैंड में ट्रांसफर हो जाएगी और वो बाउंस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3.12 कुछ इस तरह से है, explain what is meant by a projectile motion, derive expressions for the time of flight, the range of projectile, and show that the range of projectile is maximum when projectile is thrown at an angle of 45 degree with the horizontal। वैसे तो ये एक लेंथी क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये डिटेल में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज का हिस्सा है तो मैंने इसको डिस्कस करना मुख्तसरन डिस्कस करना मुनासिब समझा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से और ग्रेविटी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से जो मोशन होती है जिसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई 2 एक्सिस शामिल होते हैं, इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे रॉकेट की मोशन, जब एक बॉल जो है एक फुटबॉलर जो है बॉल को किक करता है उसकी मोशन। फिर इसी तरह जब हम जो है वो क्रिकेट की बॉल को दूसरे खिलाड़ी की तरफ थ्रो करते हैं तो उस मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है, इसमें एक्स और वाई 2 एक्सिस जो है वो शामिल होते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो इसकी डेरिवेशन तो हम यहाँ नहीं करने वाले, क्योंकि इसको मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। तो इसका फार्मूला है T = 2vi sin θ/g। इसमें vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी प्रोजेक्टाइल होती है। इसी तरह रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है R = vi² / g sin 2θ। अच्छा, अब जो
रेंज है ये मैक्सिमम होती है 45 डिग्री पे, और उसकी वजह ये है कि vi²/g sin 2 एज इट इज थीटा की जगह 45 डिग्री, तो 2 × 45 कितना हो गया 90 डिग्री, और sin 90 पे कितना होता है 1। तो इस तरह ये जो रेंज का जो फार्मूला है वो क्या बन गया vi²/g मल्टीप्लाइड बाय 1 into vi²/g, and that is the maximum value of range, because the maximum value of a trigonometric function that could be, and that is 1. So sin 2 theta is equal to 1, mean range is equal to maximum. Question number 13. At what point or points in its path does the projectile have its minimum speed, its maximum speed? कौन से पॉइंट या फिर पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्टाइल जो है उसकी स्पीड मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है? तो पहले हम मिनिमम स्पीड की बात करेंगे। जो ऑब्जेक्ट जो है, एक प्रोजेक्टाइल जो है, वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो उस दौरान उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है मिनिमम। ऑल्दो उसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसकी फ्लाइट के हर पॉइंट पे सेम होता है, क्यों इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात की थी, और किसी दिन मजीद जब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक की बात करेंगे तो एक्सप्लेन करूंगा मैं कि क्यों ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो हर पॉइंट पे सेम है जबकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता रहता है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम स्पीड की, कि स्पीड मैक्सिमम कब होती है। तो 2 पॉइंट्स पे, एक पॉइंट है जब हमने उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, यानी उसको लॉन्चिंग पॉइंट कह रहे हैं, जहां से हमने उसको फायर किया, जबकि दूसरा पॉइंट जहां पे वो लैंड करता है, जमीन के ऊपर गिरता है। ये जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो स्पीड है एक प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम है, और ये उस सूरत में जब हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। Thank you very much for watching. Don't forget to like, share and subscribe our video and channel. अपने दोस्तों के साथ जो है उनको शेयर करना मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें लॉकडाउन के दौरान, अपनी और अपनी फैमिली का और अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब का बहुत ख्याल रखें। बाहर मत निकलें, और अगर जाना ज़रूरी हो तो डिस्टेंस रखें, और अपना बहुत ज़्यादा जो है उसमें एहतियात करें। मास्क पहन के जाएं, हैंड सैनिटाइज़र जो है उसको इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत ना हो तो बिला वजह घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।